गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है रिसर्च मेथोडोलॉजी, दैट इज़ CW101, उसका यूनिट 3 हम पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ डॉक्टर रैयान मुंशी, Associate Professor, Applied Science and Humanities Department, Hasmukh Goswami College of Engineering, Monarch University. Dear students, आज का जो हमारा यूनिट है उसका नाम है सैम्पलिंग टेक्निक्स एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, एंड these are the chronologies. Number 1, that is nature of research. Number 2, hypothesis testing. Next is hypothesis testing of correlation coefficients. And last topic of this chapter, that is chi-square test. हम आज देखने वाले हैं नेचर ऑफ रिसर्च। डियर स्टूडेंट्स, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि रिसर्च किसे मानते हैं, रिसर्च क्या है। तो 3 स्टेप में ये डिवाइड है। स्टेप नंबर 1 है साइंटिफिक। साइंटिफिक यानी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। स्टेप नंबर 2 सिस्टेमेटिक, यानी हमने जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया है उसका सॉल्यूशन निकालना है। और लास्ट वन ही इज स्टेप नंबर 3 वेरीफिएबल, यानी हमने जो सॉल्यूशन निकाला है उसे वेरीफाई करना है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रिसर्च मेथोडोलॉजी में ये 3 स्टेप, साइंटिफिक, सिस्टमेटिक और वेरीफिएबल। ये जो पिरामिड है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, मैं उसे 3 किस्से में आपको नॉलेज देना चाहता हूँ। आप बहुत डिटेल में और ध्यान से सुनना कि कैसे हम रिसर्च को आइडेंटिफाई करते हैं, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले बहुत सारे जो आपके जैसे PhD एनरोल स्टूडेंट्स हैं, उसका सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जर्नल एंड पब्लिशर। क्या डिफरेंस है जर्नल और पब्लिशर में? आपको इतना पता है कि हमारा जो लिखा हुआ आर्टिकल है वो हमें जर्नल में पब्लिश करना है, लेकिन जर्नल किसे कहते हैं, जर्नल कैसी होती है, वो कैसे फाइंड करनी है, कैसे आइडेंटिफाई करनी है जर्नल। और अगर जर्नल समझ लेते हैं तो पब्लिशर मीन्स व्हाट। तो मैं बहुत इजी एग्जांपल लेके आपको ये नॉलेज देना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन का आंसर देना चाहता हूँ कि क्या है जर्नल और पब्लिशर के बीच में डिफरेंस। उसका आंसर ये है डियर स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स गुजरात से बिलोंग करते हैं वो गुजरात समाचार करके एक न्यूज़पेपर आता है, वो सब आप लोग जानते हैं, आपने नाम सुना होगा, गुजरात समाचार न्यूज़पेपर। तो समझ लो वो जर्नल का नाम है, गुजरात समाचार वो जर्नल का नाम है। और उसके पब्लिशर है, उनका नाम है पब्लिशर का श्रेयांश शाह।
तो मैंने आपको आंसर दिया सिंपल वे कि गुजरात समाचार न्यूज़पेपर वो जर्नल हुई और उनके जो ऑनर है वही उनके पब्लिशर है और उनका नाम है श्रेयांश शाह। अब सपोज आपने एक आर्टिकल लिखा और आपने पब्लिशर के दिए गए मेल आईडी पे आपका आर्टिकल मेल कर दिया, तो जो पब्लिशर है गुजरात समाचार जर्नल के जो पब्लिशर है श्रेयांश शाह, वो आपका आर्टिकल पढ़ेंगे। उनको अगर वो अच्छा लगा तो अपनी जो जर्नल है गुजरात समाचार उसमें वो पब्लिश कर देंगे। दैट्स इट। ये होता है कैसे जर्नल में अपना आर्टिकल पब्लिश करवाना। ये बेसिक, बिल्कुल बेसिक लेवल पे मैंने ये आपको डिटेल दिया। वैसे ही जैसे ये मैंने बेसिक लेवल पे आपको समझाया, वैसे ही आपको आपके फील्ड की जर्नल फाइंड करनी है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नाउ मैंने जो अभी बताया नेचर ऑफ रिसर्च, तो मैं एक केस से आपको ये समझाना चाहता हूँ कि कैसे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, बास्केटबॉल जो स्पोर्ट्स है उसमें एक बहुत बड़ा नाम है और वो नाम है, महान खिलाड़ी है जॉन वुडन। वो इतने महान खिलाड़ी है कि उनका नाम हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। अब आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा कि हॉल ऑफ फेम यानी क्या? तो मैं आपको बता दूं कि जो अपने क्षेत्र में प्रतिष्ठित लोग रहते हैं उनका नाम हॉल ऑफ फेम में शामिल होता है। तो ये ऐसे खिलाड़ी का मैं बात कर रहा हूँ, जॉन वुडन, जो एज ए खिलाड़ी भी हॉल ऑफ फेम में शामिल हो चुके थे और उनका खिलाड़ी के रूप में करियर ख़त्म होने के बाद कोच के रूप में अपना करियर शुरू किया और कोच के रूप में भी उनका नाम हॉल ऑफ फेम में शामिल हुआ था। आप सोचिए वो कितने महान खिलाड़ी थे। एज ए खिलाड़ी और एज ए कोच दोनों में वो सक्सेस रहे। जनरली हम ऐसा देखते हैं कि जो खिलाड़ी एज ए खिलाड़ी सक्सेस होता है तो एज ए कैप्टन फेल हो जाता है। जनरली अपवाद रूप में जॉन वुडन है, और जो कैप्टन के रूप में सफल होते हैं वो एज ए खिलाड़ी असफल हो जाते हैं। लेकिन मैं ऐसा महान खिलाड़ी के बारे में बता रहा हूँ जो दोनों रूप में हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए, दोनों रूप में वो सक्सेस थे। वो ऐसे महान कोच रह चुके हैं, उनके बारे में ऐसा कहा जा सकता है कि वे एक टीम को उस स्तर तक ले जाते हैं जहां एथलीट एक अच्छी प्रतिस्पर्धा कर सके। उन्होंने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया कि खिलाड़ी जो है उनके पैर में छाले पड़ जाते हैं और वो प्रॉब्लम से वो मैच नहीं खेल पाते हैं। मैच नहीं खेल पाते हैं, प्रैक्टिस में वो शामिल नहीं होते हैं, तो वही रीज़न से टीम को हार का सामना करना पड़ता है। तो जो ये पिरामिड का स्टेप 1 है साइंटिफिक यानी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, तो जॉन वुडन ने अपना प्रॉब्लम, उनको जो फेस हो रहा था एज अ कोच, वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया कि क्यों पैर में छाले पड़ जाते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ सिस्टमेटिक यानी लेवल नंबर 2 की। उसका सॉल्यूशन क्या निकाला? इस महान कोच ने जो भी नए खिलाड़ी आते थे
उनकी अंडर में ट्रेनिंग लेने के लिए। उनको वो लगातार 7 दिन तक सिर्फ एक ही काम करना है, उनके पैर के जो मोजे हैं वो पहनना है अच्छी तरह से, शूज़ पहनना है, वापस शूज़ को निकालना है, अपने जो पैरों के दस्ताने हैं यानी मोजे हैं वो निकालने हैं, और यही जो क्रिया है वो बार बार 1 घंटे तक कंटिन्यू करनी है। डियर स्टूडेंट्स, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? उन्होंने जो भी नए खिलाड़ी ट्रेनिंग के लिए आते थे तो सबसे पहले उनका काम था लगातार 7 दिन तक कि आप सॉक्स को कैसे अच्छी तरह से पहन सकते हैं। सॉक्स पहने, शूज़ पहने, शूज़ निकाले, सॉक्स निकाले, यही क्रिया कंटिन्यू बार बार करें। आप जानते हैं कि बास्केटबॉल की जो स्पोर्ट्स है वो हाथ से खेली जाती है, उसमें पैर का यूज़ हम नहीं कर सकते। जैसे फुटबॉल की जो रमत है वो पैर की रमत है, उसमें हाथ का उपयोग नहीं कर सकते। लेकिन जॉन वुडन ने कहा था कि सबसे इम्पॉर्टेंट बास्केटबॉल की जो रमत है उसमें खिलाड़ी के पैर हैं, हाथ से भी ज़्यादा पैर इम्पोर्टेंस है। क्यों? क्योंकि पैर से कूदना भी पड़ता है, दौड़ना भी पड़ता है, लैंड भी हमें करने पड़ते हैं और स्विफ्टली मूव भी करने पड़ते हैं। तो लगातार पैर का इस रमत में यूज़ होता है। तो जॉन वुडन ने सोचा कि खिलाड़ी को प्रॉब्लम जो है वो अच्छी तरह से सॉक्स नहीं पहनते हैं और वही रीज़न से उनके पैर में छाले हो जाते हैं। ऐसा उन्होंने सोचा और ये सॉल्यूशन सोचने के बाद मैंने बोला जिस तरह के कि उन्होंने लगातार 7 दिन तक वही प्रैक्टिस करवाई कंटिन्यूअस, और उनको सफलता मिली। उनको मालूम हुआ कि हाँ, ये जो छाले पड़ने की पॉसिबिलिटी है ये प्रैक्टिस से वो कम हो रही है। क्या होता है कि अगर हम सॉक्स सही से नहीं पहन पाते तो हमारी स्किन और सॉक्स में जो जरिया यानी करचली पड़ जाती है उसी से पैर में छाले हो जाते हैं, और हम छाले पड़ने की वजह से प्रैक्टिस में नहीं जा पाते तो टीम में शामिल नहीं होते, और टीम में शामिल नहीं होते तो टीम को हार का सामना करना पड़ता है। तो ये सिस्टेमेटिक सॉल्यूशन जॉन वुडन ने सोचा, और लगातार ये प्रैक्टिस करने से उन्होंने स्टेप 3 उसे वेरीफाई किया कि जो मैं सॉल्यूशन सोच रहा हूँ वो सही है। तो ये पूरा जो किस्सा है डियर स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जॉन वुडन ने कि क्यों टीम को हार का सामना करना पड़ता है, बिकॉज ऑफ उनके पैर में छाले पड़ जाते हैं। नंबर 2, उन्होंने सिस्टेमेटिक सॉल्यूशन का सोचा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके पैर में छाले पड़ने की वजह से वो प्रैक्टिस में नहीं आ पा रहे, तो उसका क्या सॉल्यूशन निकाला जाए। तो उन्होंने सोचा कि ये प्रैक्टिस करवाते हैं, और वो प्रैक्टिस करवाने के बाद उन्होंने वेरीफाई किया कि हाँ, ये पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे हमें पता चलता है कि प्रॉब्लम
कैसे हमें सर्च करना है, उसको सॉल्यूशन कैसे निकालना है और फाइनली वो वेरीफाई कैसे करना है। डियर स्टूडेंट्स, आपने शोध की यानी रिसर्च की कई परिभाषाएं पढ़ी या सुनी होगी, लेकिन मेरा मानना है कि शोध किसी विषय के बारे में गहन ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा है। ऐसा कहा जाता है कि एक अच्छे शोधकर्ता, एक रिसर्चर को अपने रिसर्च प्रॉब्लम का निष्कर्ष पहले ही नहीं निकालना चाहिए, तटस्थ रहना चाहिए। यदि यह निष्कर्ष निकले तो भी ठीक है और यदि दूसरा निष्कर्ष निकले तो भी ठीक है, चाहे आपका निष्कर्ष अनुकूल हो या नहीं। जिस नए विषय पर पहले ही शोध हो चुकी है उस पर रिसर्च करने का कोई मतलब ही नहीं है। मैं आपके साथ एक बहुत अच्छी बात शेयर करना चाहता हूँ जो आपको आपकी पीएचडी यात्रा में लगभग सभी के लिए उपयोगी होगी। आमतौर पर ऐसा होता है कि आप कोई निर्णय लेने के बाद कोई भी निर्णय 4 लोगों से वेरीफाई करते हैं कि यह सही है या नहीं। आप उनसे आंसर का रिप्लाई मांगते हैं। यदि ऐसा होता है तो सबसे पहले आपको अपने निर्णय पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाहिए, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव बात को समझना चाहिए और फिर आपको वो 4 लोगों से पूछना चाहिए। क्योंकि अगर आपने R&D किया होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया होगा, तो जो 4 लोग के पास आप वो बात समझने गए थे, उनकी एडवाइस लेने गए थे, तो आप वो समझ पाओगे। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर आपने R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट वो सब्जेक्ट पे नहीं किया होगा तो वो जो भी बोलते हैं आपको मानना पड़ेगा। समझ में आ रहा है डियर स्टूडेंट्स? क्योंकि जब वो समझाएंगे आपको तो आपको पता चलेगा, क्योंकि आपने R&D किया हुआ है। और एक और ख़ास बात कि आपको जो सलाह देने वाले हैं वो अनुभव या ज्ञान से दे रहे हैं, वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। डियर स्टूडेंट्स, मैंने बोला आपको स्टार्टिंग में कि मैं 3 किस्से समझाने वाला हूँ ये पिरामिड पे। तो मैं किस्सा नंबर 2 स्टार्ट कर रहा हूँ। एक खिलाड़ी को भारतीय टीम में सिलेक्ट कैसे किया जाता है, आप सोचिए कि क्या प्रोसेस रहती है। सबसे पहले आप सबको पता है कि जनरली रणजी क्रिकेट टीम में वो प्लेयर सिलेक्ट होता है, बाद में वो इंडियन क्रिकेट टीम के लिए सिलेक्ट हो सकता है। तो अब क्वेश्चन हमारा ये हुआ कि रणजी क्रिकेट टीम के लिए खिलाड़ी को कैसे पसंद किया जाता है, कैसे वो सिलेक्शन की प्रोसेस है। डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम है जो बहुत इजीली आप लोग समझ पाओगे। क्या होता है, हमने स्टेप 1 साइंटिफिक यानी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर दिया कि रणजी ट्रॉफी में खिलाड़ी का सिलेक्शन कैसे होता है।
अब बात करते हैं स्टेप 2 की, सिस्टमेटिक सॉल्यूशन की। जो चीफ सिलेक्टर होता है वो अपने अंडर में जोन वाइज, पांचों जोन वाइज, 5 जोन यानी नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट और सेंट्रल, चीफ सिलेक्टर वो अपने अंडर में पांचों जो जोन है उसमें वो चेयरमैन डिसाइड करता है। तो उसके अंडर में 5 चेयरमैन हो गए, ठीक है। अब हम पर्टिकुलर बात करते हैं फॉर एग्जांपल वेस्ट जोन की। तो वेस्ट जोन के जो चेयरमैन होते हैं उनकी भी एक टीम होती है, उनके अंडर में 10 वाइस चेयरमैन होते हैं। तो बिल्कुल बेसिक लेवल ये जो टीम बनी होती है, बहुत बड़ी टीम, वो गांव, तालुका और जिले लेवल तक जहाँ जहाँ क्रिकेट मैच होती है वो सभी खिलाड़ियों का जो डेटा है वो मंगवाते हैं। ध्यान से सुनना आप, गांव, तालुका और जिला लेवल जहाँ जहाँ भी क्रिकेट मैच होती है उनके वो डेटा कलेक्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको एज अ सिलेक्टर सोचना है अभी, यानी आप सिलेक्टर हो, ऐसे ये प्रॉब्लम को सोचना है कि आपने डेटा मंगवा लिया, बिल्कुल गांव से, तालुके से, जिले से, सभी से डेटा मंगवा दिया। मैं बात कर रहा हूँ स्टेप 2 सिस्टमेटिक लेवल की। अब क्या होगा, वो डेटा का एनालिसिस होगा और वो एनालिसिस के रिजल्ट में ऐसा पाया जाएगा कि फॉर एग्जांपल XYZ प्लेयर जो है वो 1 साल से कड़ी मेहनत से बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। यानी फॉर एग्जांपल उनका 20 सदी मार चुके हैं, 50 मार चुके हैं, ऐसे एक खिलाड़ी हैं। तो ये डेटा एनालिसिस से उनको रणजी ट्रॉफी के लिए सिलेक्ट किया जाता है। तो ये हुआ स्टेप नंबर 2 सिस्टमेटिक सॉल्यूशन। अब स्टेप नंबर 3 उसे वेरीफाई करना है। तो रणजी ट्रॉफी में वो कैसा प्रभाव देते हैं, उनकी कैसी रमत होती है, वो वेरीफेबल है। यानी जो सिलेक्टर उन्हें सिलेक्ट करके रणजी ट्रॉफी में लाए हैं वो खिलाड़ी अपना जो खेल है वो रणजी ट्रॉफी में बताएगा, और अगर वहाँ पे सक्सेस मिलती है तो फिर उसे इंडियन क्रिकेट टीम के लिए सिलेक्ट किया जाता है। यानी वो वेरीफाई हो चुका है कि वो अच्छा खिलाड़ी है। समझ में आ रहा है डियर फ्रेंड्स कि इस तरह से जो गांव का खिलाड़ी है, जो अच्छा खिलाड़ी है, उसे हम इंडियन क्रिकेट टीम तक ले जाते हैं। मैं बिल्कुल फास्ट ये रिवाइज कर रहा हूँ। नंबर 1 सिस्टेमेटिक, यानी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया कि अच्छे खिलाड़ी को कैसे हम इंडियन क्रिकेट टीम में ले जाए। स्टेप नंबर 2 उसका हमने सॉल्यूशन सोचा। क्या किया, हमने एक पूरी और बड़ी टीम बनाई। चीफ सिलेक्टर, उसके अंडर में 5 चेयरमैन हो गए जोन वाइज, और वो एक चेयरमैन के अंडर में फॉर एग्जांपल 10 वाइस चेयरमैन हैं और उनके अंडर में भी मेंबर्स हैं। तो वो सभी डिस्ट्रीब्यूट हो गए तालुका वाइज, जिला वाइज, और वहाँ जाके उन्होंने मैच देखी, मैच के जो डेटा है वो कलेक्ट किए और बाद में वो डेटा का एनालिसिस किया। वहाँ से हमें मिला
XYZ जो खिलाड़ी है वो बहुत अच्छा 1 साल से खेल रहा है, तो उनको सिलेक्ट किया जाए रणजी ट्रॉफ़ी के लिए, और रणजी ट्रॉफ़ी में वो अच्छा खेलता है तो उसे सिलेक्ट किया जाए इंडियन क्रिकेट टीम के लिए। तो ऐसे वो वेरीफाई हो चुका है। ये बहुत समझने वाली बात है डियर स्टूडेंट्स। नेचर ऑफ रिसर्च, हमें प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कैसे करना है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, जो हमारा केस नंबर 3 है। बहुत अच्छा, उसकी ओर अगेन ये पिरामिड ही हमें समझना है, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कैसे हमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, उसको नलीफाई करना है यानी सिस्टम का सॉल्यूशन निकालना है, और फिर उसे वेरीफिएबल यानी वेरीफाई करना है। डियर फ्रेंड्स, आपने सुना होगा 2009 में जब डेंगू की बीमारी फैली थी जो विश्वव्यापी थी, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक थे उससे पता चला इंडिया में कि वो डेंगू ही है जो विश्वव्यापी है। तो ये हुआ साइंटिफिक स्टेप 1, प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन। अब मुझे उसका सॉल्यूशन चाहिए, सिस्टमेटिक सॉल्यूशन चाहिए। तो हमारे देश की जो 4 बहुराष्ट्रीय फार्मा कंपनी जो है, वो इन बीमारियों के खिलाफ वैक्सीन विकसित करने में उन्होंने रुचि दिखाई। ये 4 कंपनियों ने समाधान निकालने के लिए 4 स्तरों पर काम करना शुरू कर दिया। ये मैं बात कर रहा हूं सिस्टमेटिक सॉल्यूशन की, ध्यान से सुनना। 4 स्तर यानी 4 लेवल। लेवल नंबर 1, लेवल 1 क्या है? तो वो है वायरस को, डेंगू के वायरस को एंटीवायरस में बदलने के लिए तकनीक और दवा लागू करना। दैट इज लेवल नंबर 1। उसमें अगर सक्सेस पाई जाए तो लेवल नंबर 2 था खरगोश या चूहे पर प्रयोग करना ये एंटीवायरस का। उसमें अगर सफलता मिले तो स्टेप 3 ये था इंसान पर इस एंटीवायरस का परीक्षण करना। तो हमारी ओर से सबसे बड़ा बेसिक क्वेश्चन ये लेवल पे ये होता है कि कौन सा इंसान खुद पर वैक्सीन का परीक्षण करने देगा। प्रैक्टिकली ऐसा होता है? इंसान पर परीक्षण होता है? ये हमारा बेसिक क्वेश्चन होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्टेप नंबर 2 सिस्टमेटिक सॉल्यूशन, उन्होंने वैक्सीन बना दी, खरगोश और चूहे पे वो अप्लाई किया, वो परीक्षण सफल रहा, फिर इंसान पर अप्लाई करना है यानी वो वेरीफाई करना है। अब मैं स्टेप नंबर 3 की बात कर रहा हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका उत्तर ये है कि 60% जो गरीब लोग हैं, जो मनी के नीडी होते हैं, वो स्वेच्छा से खुद को इस तरह के परीक्षण से गुजरने की अनुमति देते हैं। यस, दैट इज ट्रू। और जो अदर 40% है वो डिसीज़ वाले लोग होते हैं जिनके डॉक्टर उन्हें समझाते हैं कि वैसे भी आपको प्रॉब्लम है,
अगर ये वैक्सीन लगाते हो और ये सफल रहा तो इसकी सक्सेस से आप बच जाएंगे, आपकी ज़िंदगी बच जाएगी। तो वैसे होता है वेरीफिएबल, ये जो वैक्सीन है वो वेरीफाई इस तरह से होती है। तो ये जो पूरा केस हमने डिस्कस किया डेंगू जो हमारे इंडिया में 2009 में आया, तो सबसे पहले वो प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन हुआ, यानी साइंटिफिक प्रॉब्लम। अब ये बहुत विश्वव्यापी प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी निकालना होगा। तो उसका 3 लेवल पे सॉल्यूशन निकालने का प्रोसेस हुआ। लेवल 1 तो वायरस को कुछ तकनीक और दवाओं से एंटीवायरस में कन्वर्ट करना। लेवल 2 वो जो एंटीवायरस है वो चूहे या खरगोश पर परीक्षण करना और उसमें सफल होने के बाद स्टेप नंबर 3 हुआ वेरिफिकेशन, यानी वेरीफिएबल ह्यूमन पे वो अप्लाई करना। और इस तरह से जो नीडी लोग होते हैं वो अनुमति देते हैं इस तरह के परीक्षण से गुजरने की, और वहाँ पे अगर सक्सेस मिलता है तो वो फिर नेक्स्ट लेवल नंबर 4 पे वो जो वैक्सीन है वो पूरे वर्ल्ड वाइड हम मार्केट में ला सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने डिस्कस किया दैट इज़ नेचर ऑफ रिसर्च। इस तरह से हमें रिसर्च करनी है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, सॉल्यूशन निकालना है और वेरीफाई करना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ डियर फ्रेंड्स कि एस टाइप के जो इक्वेशंस होते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, आपकी स्क्रीन पे जो प्रॉब्लम दिख रहा है दैट इज सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अगर मैं आपको ये क्वेश्चन पूछूं कि इसका सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैसे सॉल्व होगा, तो आप सबको पता है ये मेथड को बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, लोप की मेथड। क्या करते हैं, बहुत इजी है, ये दोनों जो इक्वेशंस है वो दोनों को हम ऐड कर देते हैं। किस तरह से ऐड होगा, तो x प्लस एक्स, इसका आंसर आ जाएगा 2x। सही है, दोनों इक्वेशन को हमें ऐड करना है, तो x प्लस एक्स हो गया 2x, प्लस y माइनस वाई वो 0 हो गया, इज इक्वल टू 1 प्लस 3 यानी हो गया 4। तो बहुत इजी स्टेप है, y कट हो जाएगा, x प्लस एक्स 2x होगा, 1 प्लस 3 4 हो जाएगा, यानी 2x इज इक्वल टू 4 होगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/2 यानी 2। x का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। अब हमें y निकालना है, यानी y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कोई भी एक इक्वेशन में हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं। अज्यूम कर लो कि फर्स्ट जो इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, उसमें हमने x की वैल्यू पुट कर दी, दैट इज 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो y को हम सब्जेक्ट बना देंगे, दैट इज 1 माइनस 2, तो y की वैल्यू आ गई -1। तो हमें सॉल्यूशन मिला, x का वैल्यू 2 मिला और y का वैल्यू मिला -1। देख लो, x की जगह 2 पुट करो फर्स्ट इक्वेशन में और y की वैल्यू -1 पुट करो फर्स्ट इक्वेशन में, तो 2 - 1 हो जाएगा 1, इक्वेशन सेटिस्फाई हुआ। और सिमिलरली नेक्स्ट इक्वेशन में आप x की वैल्यू 2 पुट करो और y की वैल्यू -1, यानी 2 माइनस -1 यानी +1, 2 + 1 दैट इज 3। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको समझाना ये चाहता हूँ कि हमने जो सॉल्यूशन निकाला x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -1, वो सॉल्यूशन इम्पॉर्टेंट नहीं है।
मैं एक्चुअली आपको वो बताना चाहता हूँ। तो आप पूछेंगे कि सर सॉल्यूशन इम्पोर्टेंट नहीं है तो क्या इम्पोर्टेंट है? तो डियर स्टूडेंट्स, मेरा आंसर ये है कि हम ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस सॉल्व ही क्यों करते हैं? वाई वी सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस? हमें रियल लाइफ में मैथमेटिक्स कहाँ अप्लाई करना होता है? व्हाट इज द यूज ऑफ मैथमेटिक्स इन रियल लाइफ? तो नेक्स्ट मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि वाई वी सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ओके, देन सी दिस प्रॉब्लम। हम ये प्रॉब्लम का डिस्कशन करेंगे और कंक्लूज़न ये निकालेंगे कि हाँ, मैथमेटिक्स का रियल लाइफ में यूज़ होता है। डियर ऑल, अज्यूम कर लो हमें सिर्फ प्रॉब्लम समझना है, सॉल्यूशन आपके पास ऑलरेडी है। ठीक है? आप सब लोग अज्यूम कर लो कि आपकी खुद की एक कंपनी है। वो जो कंपनी है उसकी 3 ब्रांच है अलग अलग सिटी में। फर्स्ट ब्रांच इज इन बम्बई, नेक्स्ट दैट इज चेन्नई में है, और थर्ड वन इज कोलकाता में है। और ये तीनों ब्रांच में आप 3 चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, दैट इज सीपीयू, मॉनिटर एंड माउस। मैं रिवाइज कर रहा हूँ, आपकी खुद की एक कंपनी है, उसकी 3 ब्रांच है डिफरेंट सिटी में, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, और ये तीनों ब्रांच में सेम चीज़ मैन्युफैक्चर हो रही है, दैट इज सीपीयू, मॉनिटर और माउस। ठीक है? नाउ जो फर्स्ट डिजिट आपको दिख रहा है दैट इज 2, वो क्या है? ध्यान से सुनना आप। 2 मीन्स व्हाट? तो मुंबई वाली जो ब्रांच है वो ब्रांच की पर डे सीपीयू मैन्युफैक्चर करने की मैक्सिमम कैपेसिटी है 2। मैं वापस बोल रहा हूं, 2 क्या डिनोट कर रहा है? तो मुंबई वाली जो ब्रांच है वो मैक्सिमम 2 सीपीयू बनाती है पर डे, मैक्सिमम 2 सीपीयू पर डे। ठीक है ना? सेम वे चेन्नई वाली जो ब्रांच है वो 8 सीपीयू बनाती है मैक्सिमम पर डे, और कोलकाता की जो ब्रांच है आपकी उसमें पर डे 5 सीपीयू बनते हैं मैक्सिमम। अब आपको ये जो स्टेटमेंट है वो समझने होंगे और सोचना है कि मैं जो अभी बता रहा हूँ वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, मैं जो भी स्टेटमेंट दे रहा हूँ उसमें कुछ एरर है, प्रैक्टिकली ये सही है, वो सोचना है आपको। और अगर कुछ डाउट है तो कमेंट्स में आपको लिखना है, मैं आपको आंसर दूंगा। जो भी स्टूडेंट्स की डाउट होते हैं वो मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। कि फर्स्ट स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये होता है कि सर मुंबई वाली जो ब्रांच है उसका पर डे कैपेसिटी है 2 यूनिट मैक्सिमम, और चेन्नई वाली ब्रांच में पर डे मैक्सिमम कैपेसिटी सीपीयू का 8 क्यों है? तो उसका जो डिफरेंस कैरेक्टरिस्टिक है बहुत ज़्यादा, उसमें से कुछ हम डिस्कस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऐसा समझ लो कि मुंबई वाले जो ब्रांच है उसमें जो आपकी फैक्ट्री का एरिया है वो चेन्नई वाली ब्रांच से छोटा है। समझ में आ रहा है? यानी अगर एरिया कम है
तो उसमें मशीन भी कम होंगे जो सीपीयू बनाते हैं, ठीक है ना। यानी ये जो नंबर डिफ़र हो रहा है उसका एक रीज़न ये भी होता है कि मुंबई वाली ब्रांच की जो फैक्ट्री है उसमें एरिया कम है कंपैरिजन विथ चेन्नई। चेन्नई में जो फैक्ट्री है उसमें एरिया बड़ा है तो उसमें मशीन ज़्यादा है, इसीलिए उसमें कैपेसिटी मुंबई वाली ब्रांच से ज़्यादा है। सेम कॉन्सेप्ट लागू होता है कोलकाता वाली ब्रांच में, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, ये नंबर क्यों डिफ़र हो रहा है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। आप अज्यूम कर लो कि मैंने जो स्टेटमेंट दिया अभी कि मुंबई वाली ब्रांच में पर डे का मैक्सिमम कैपेसिटी मैन्युफैक्चर करने का 2 यूनिट 2 सीपीयू है, तो ऐसा हो सकता है कभी हम ऐसा बोल सकते हैं कि 3 यूनिट नहीं बनेगा, मैक्सिमम 2 ही यूनिट बनेंगे, ऐसा हम बोल सकते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट सही है कि ऐसा हो सकता है कि मैक्सिमम पर डे सीपीयू बनाने का पॉसिबिलिटी 2 यूनिट ही हो, 3 नहीं हो सकते। उसका लॉजिक मैं बता रहा हूँ आपको। ये किस पर डिपेंडेंट है? मशीन पे डिपेंडेंट है। अज्यूम कर लो कि आपने जो मशीन बाय किया है, ख़रीदा है, आप जापान से लेके आ गए सीपीयू बनाने का मशीन। तो जब आप जापान गए और मशीन ख़रीदा तो जिसके पास से आपने मशीन लिया वो आपको बोलेगा कि आप ये मशीन को पर डे 15 आवर्स काम लेंगे ये मशीन से, तो आपको ये 2 सीपीयू बना के देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने अगर 15 आवर्स से ज़्यादा मशीन को काम करवाया तो प्रॉब्लम में रहेंगे हम, है ना। उसका जो खर्चा है वो बढ़ जाएगा, यानी हमें 15 घंटे से ज़्यादा वो मशीन नहीं चलानी है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम 2 यूनिट मिलेंगे पर डे। यस डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर हमने 15 घंटे से ज़्यादा वो मशीन को चलाया तो मेंटेनेंस बढ़ जाएगा, और हम नहीं चाहते कि मेंटेनेंस बढ़े। इसीलिए मुंबई वाली जो ब्रांच है, जो जहाँ हम जापान से मशीन लेके आए हैं, वो 15 घंटे चलने से 2 यूनिट पर डे बनाएगा, ठीक है। दूसरा कंस्ट्रेंट ये भी है कि अगर जापान वाली कंपनी ने हमें ये जो मशीन दिया, उसने बोल रखा है कि ये मशीन पे हमें 8 बंदे लगाने हैं, हमने 8 बंदे लगा दिए, ठीक है ना। तो ये जो 2 यूनिट है वो कम हो सकता है, यानी 1 यूनिट मुंबई वाली ब्रांच में पर डे 1 यूनिट बन सकता है। उसका लॉजिक क्या है? मैंने अभी बोला कि अगर 8 बंदे लगाने हैं उसमें से 2 आज एब्सेंट है तो कम बन सकते हैं, 1 यूनिट बन सकता है। सिमिलरली एक दूसरा भी कंस्ट्रेंट है कि फॉर एग्ज़ाम्पल सोच लो कि आज पावर नहीं है तो मशीन थोड़ा कम चलेगा, तो उस दिन भी हम 1 यूनिट बना सकते हैं। यानी मैं आपको समझाना ये चाहता हूँ कि जो मैक्सिमम मैं वर्ड बोल रहा हूँ उसका लॉजिक ये है, कम बन सकते हैं लेकिन उससे ज़्यादा नहीं बन सकते। तो मैं रिवाइज़ कर रहा हूँ माय डियर ऑल स्टूडेंट्स कि ये जो 2 यूनिट है उसका मतलब है मुंबई वाली ब्रांच में मैक्सिमम 2 यूनिट बनेंगे पर डे, कम बन सकते हैं, ठीक है। कम कैसे बन सकते हैं? तो अगर उस दिन हम 8 बंदे लगाए थे, कुछ एब्सेंट हो गए तो कम बनेंगे। दूसरा कंस्ट्रेंट ये भी है कि पावर कट हो गया तो भी कम बनेंगे, और ऐसे काफ़ी सारे कंस्ट्रेंट हो सकते हैं जिसमें हमें मैक्सिमम
मैन्युफैक्चर नहीं मिलेगा, कम हो सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा हमें चाहिए तो मशीन को ज़्यादा काम करवाना पड़ेगा और उसके हिसाब से हमें क्या होगा, मेंटेनेंस ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो सेम वे ये जो प्रॉब्लम है उसकी सेकंड रो है 12, 13 एंड 9। तो उसका मतलब ये हुआ डियर स्टूडेंट्स कि मुंबई वाली ब्रांच जो है उसमें मॉनिटर पर डे मैक्सिमम कैपेसिटी है 12 यूनिट बनाने की, 12 मॉनिटर बनाने की। सिमिलरली 13 यानी चेन्नई वाली ब्रांच में पर डे मैक्सिमम कैपेसिटी है 13 मॉनिटर बनाने की, और वही कॉन्सेप्ट लागू होता है कोलकाता में 9 यूनिट पे। ठीक है, वैसे ही लास्ट रो है वो माउस पे है। अब नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट स्टेप, आपके पास, आपकी ये कंपनी है, आपके पास कोई एज अ कस्टमर आता है और वो डिमांड करता है कि मुझे 120 सीपीयू चाहिए, 160 मॉनिटर चाहिए और 190 माउस चाहिए। ठीक है ना, कस्टमर ऐसी डिमांड करेगा तो क्या होगा, यहाँ से इक्वेशन बनाना है आपको। मैं अब इसको, ये पूरा रियल लाइफ प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन पे आता हूँ। इक्वेशन बनेगा दैट इज 2x + 8y + 5z = 120। नेक्स्ट इज 12x + 13y + 9z = 160, एंड लास्ट वन इज 36x + 34y + 39z = 190। तो ऐसे होती है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, और उसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है तो वो तो मैंने आपको बता दिया है। तो ऐसे हमें पता चलता है कि मैथमेटिक्स जो है वो रियल लाइफ में अप्लीकेबल होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू सो मच।